नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर आत्मनिर्भर भारत से संबंधित है। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के अंतर्गत विभिन्न उपायों की घोषणा की है। देश की कोविड-19 महामारी से निपटने में सहायता करने के लिए अब तक 29.87 लाख करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में घोषित किए जा चुके हैं, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 15% के बराबर है। आइए अब की मुख्य घोषणाएं देखते हैं। पहली है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये कोविड-19 निवृत्ति के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने की योजना है। ये 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगी और 30 जून 2021 तक जारी रहेगी। इस योजना के अंतर्गत भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठान जो नए कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं या 1 मार्च 2020 और 30 सितंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी से वंचित हो चुके कर्मचारी तथा भर्ती हुए प्रत्येक नए उम्मीदवार के लिए सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। इसके तहत ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठान में 15,000 रुपए से कम मासिक वेतन पर नियोजित किए गए नए कर्मचारी लाभार्थी होंगे। इसके अलावा ईपीएफ सदस्य जो 1 मार्च 2020 और 30 सितंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी से वंचित हो गए थे और जो 1 अक्टूबर 2020 को या उसके उपरांत नियोजित किए गए थे, वे सभी शामिल होंगे। दूसरी योजना है आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना। इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, व्यवसायों, मुद्रा योजना के उधारकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को 31 मार्च 2021 तक विस्तारित किया गया है। ऋण गारंटी समर्थन योजना ECLGS 2.0 स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक और 26 दबावग्रस्त क्षेत्रकों के लिए आरंभ की जा रही है। इसके तहत संस्थाओं को 5 वर्ष की समयावधि के साथ बकाया ऋण का 20% तक अतिरिक्त ऋण प्राप्त होगा। तीसरी योजना है उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी PLI योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए PLI योजना के तहत 10 अन्य चैंपियन क्षेत्रक शामिल किए जाएंगे। क्षेत्रों में एडवांस सेल केमिस्ट्री बैटरी, इलेक्ट्रॉनिकी या प्रौद्योगिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल घटक, वस्त्र उत्पाद, खाद्य उत्पाद आदि शामिल हैं। चौथी है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए अतिरिक्त परिव्यय से संबंधित योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 18,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना है। इससे 12 लाख घरों का निर्माण कार्य आरंभ करने और 18 लाख घरों का निर्माण कार्य पूर्ण करने में सहायता प्राप्त होगी। साथ ही अतिरिक्त 78 लाख नौकरियों का सृजन होगा और इस्पात और सीमेंट के उत्पादन तथा बिक्री में सुधार होगा। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव यानी मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखेगा। पांचवी योजना है निर्माण और अवसंरचना के लिए समर्थन से संबंधित। इसके अंतर्गत सरकारी निविदाओं पर ठेकेदारों को बयाना जमा राशि और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी पर छूट 5 से 10% से कम करके 3% तक कर दी गई है। ये जारी अनुबंधों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तक भी विस्तारित होगा। ये व्यवसायों को करने में सुगमता प्रदान करेगा और उन ठेकेदारों को राहत पहुंचाएगा जिनका धन अन्यथा अप्रयुक्त अथवा फंसा रहता है। छठवीं योजना विकासकर्ताओं और घर खरीदने वालों के लिए आयकर में राहत से संबंधित है। इसके अंतर्गत घर खरीदने के लिए मध्यम वर्ग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए रियल एस्टेट आयकर में सर्किल दर और अनुबंध मूल्य के बीच 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। सर्किल दर सरकार द्वारा परिभाषित मूल्य है जिस पर संपत्ति पंजीकृत की जाती है, जबकि अनुबंध मूल्य बिल्डर और क्रेता के बीच एक समझौता आधारित मूल्य है। अगली योजना अवसंरचना ऋण के वित्तीयन के लिए मंच से संबंधित है। इसके अंतर्गत सरकार राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी NIIF में 6,000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश करेगी। दरअसल NIIF एक सरकार समर्थित संस्था है जो देश के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है।
इससे NIIF को वर्ष 2025 तक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने में सहायता मिलेगी। अगली योजना कृषि के लिए समर्थन से संबंधित है। इसके अंतर्गत किसानों के लिए आगामी फसली मौसम में समय पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 65,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगली योजना ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन से संबंधित है। इसके अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना यानी PMGKRY के लिए 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय का प्रावधान किया जा रहा है। PMGKRY को उन गांवों में सशक्तिकरण और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था जहां कोविड-19 से प्रभावित होकर प्रवासी श्रमिक बड़ी संख्या में लौटे थे। अगली योजना निर्यात परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना यानी आइडियाज के तहत ऋण समर्थन के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आइडियाज परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त पोषण प्रदान करता है और प्राप्तकर्ता विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण में योगदान देता है। इससे एक्जिम बैंक को ऋण, विकास सहायता और गतिविधियों को सुगम बनाने और भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता प्राप्त होगी। अगली योजना पूंजीगत एवं औद्योगिक प्रोत्साहन से संबंधित है। इसके अंतर्गत घरेलू रक्षा उपकरण, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा पर पूंजीगत और औद्योगिक व्यय के लिए 10,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजटीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। अगली योजना कोविड वैक्सीन के लिए अनुसंधान एवं विकास अनुदान से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारतीय कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। अगली खबर आसियान से संबंधित है। हाल ही में 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा की गई है। इसके साथ संपर्क, समुद्री सहयोग, व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया गया। आपको बता दें कि भारत आसियान क्षेत्र में वैश्विक आबादी का 1/4 हिस्सा निवास करता है और उनका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद लगभग 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आइए अब इस शिखर सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष जानते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में समग्र सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021 से वर्ष 2025 के लिए एक नई आसियान भारत कार्य योजना को स्वीकार किया गया है। भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है। भारत ने कोविड के बाद आर्थिक सुधारों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण और लचीलेपन के महत्व को रेखांकित किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुपालन को बनाए रखने सहित क्षेत्र में एक नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की गई। एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी और नियम आधारित भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए भारत की भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र पहल और आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक के बीच एकरूपता के सुदृढ़ीकरण का प्रयास करने का आह्वान किया और दक्षिण चीन सागर में स्थिति पर विचार विमर्श किया गया है। संसदीय पैनल ने लाभ के पद को परिभाषित करने के लिए केंद्र की प्रतिक्रिया की मांग की है। एक संसदीय पैनल ने लाभ के पद की परिभाषा पर अस्पष्टता के निवारण के लिए दीर्घकाल से लंबित संविधान संशोधन की मांग पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी है। आपको बता दें कि लाभ के पद को संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ न्यायालयों ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है कि ये कुछ कर्तव्यों के साथ एक ऐसा पद है जो न्यूनाधिक सार्वजनिक चरित्र का ही है, जिसे अगर संक्षेप में कहें तो विधान निर्माताओं यानी सांसदों और विधायकों को तत्कालीन सरकार पर भारित किसी भी दायित्व के बिना स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सक्षम होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के अवलोकन के अनुसार ऐसा पद लाभ के पद की श्रेणी में आएगा यदि ये कुछ विशेष मानदंडों को शामिल करता है, जैसे नियुक्ति का प्राधिकार, पारिश्रमिक का निर्धारण, नियुक्ति को समाप्त करने की शक्ति आदि सरकार के पास है।
संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 ऐसे पदों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें निर्भरता यानी अयोग्यता से मुक्त रखा गया है। अनुच्छेद 102 का उपबंध 1 और अनुच्छेद 191 का उपबंध 1 के तहत एक सांसद या एक विधायक को एक केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई भी पद रखने से प्रतिबंधित किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत लाभ का पद धारण करना निर्भरता का एक आधार है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। WHO ने 2021 को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं देखभाल कर्मियों के वर्ष के रूप में नामित किया है। इसे कोविड-19 महामारी का सामना करने वाले अग्रिम पंक्ति के लाखों स्वास्थ्य और देखभाल कर्मियों के समर्पण एवं बलिदान को मान्यता प्रदान करते हुए 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा नामित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का निर्णयकर्ता निकाय है। इसका मुख्य कार्य संगठन की नीतियों का निर्धारण करना, महानिदेशक की नियुक्ति करना, वित्तीय नीतियों की निगरानी करना और प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा एवं अनुमोदन करना है। पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने 22 सदस्यीय अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है। समिति के कई कार्य हैं, जैसे पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र से संबंधित मुद्दों जैसे प्रौद्योगिकी के विकास, देशज प्रौद्योगिकी के विकास, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं आदि पर ध्यान केंद्रित करना आदि। क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, देश को विश्व के लिए विनिर्माण केंद्र बनाना। आपको बता दें कि कैपिटल गुड्स उन उत्पादों को कहा जाता है जो अन्य उत्पादों के उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन नए उत्पाद जैसे कि औद्योगिक मशीनरी, मुद्रण और पैकेजिंग मशीनरी आदि में शामिल नहीं होते हैं। भारत ने अपने टीकाकरण कवरेज में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्राप्त किए गए निष्कर्ष इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर द्वारा जारी एक नवीन रिपोर्ट का हिस्सा है, जिसके मुख्य निष्कर्ष हैं। वर्ष 2019 में रोटा वायरस वैक्सीन में भारत का कवरेज 2018 में 35% की तुलना में बढ़कर 53% हो गया था। वर्ष 2019 में न्यूमोकोकल निमोनिया के विरुद्ध टीकाकरण कवरेज वर्ष 2019 में बढ़कर 15% हो गया, जबकि वर्ष 2018 में ये 6% था। भारत में अनन्य स्तनपान, जिसमें केवल जन्म के पहले 6 माह के स्तनपान को शामिल किया जाता है, इसके लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्रगति की है और इसकी अनन्य स्तनपान दर 58% है। आपको बता दें कि केवल 51% बच्चों के लिए ही ORS एवं 20% बच्चों के लिए जिंक की उपलब्धता सुनिश्चित कर पाने के कारण निमोनिया और अतिसार के विरुद्ध किए जा रहे प्रयासों में भारत पीछे रह गया है। पादपों पर रहने वाले मेंढक की नई प्रजाति की खोज की गई। शोधकर्ताओं ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर में मेंढकों की नई प्रजाति की खोज की है। मेंढक की इस प्रजाति रोहा निक्सोलस का ये नाम श्रीलंका के जीव वर्गीकरण विज्ञानी रोहन पेथियागोड़ा के नाम पर रखा गया है। एक वंश एक प्रजाति के ऊपर और एक कुल के नीचे पादपों एवं पशुओं के वर्गीकरण की श्रेणी है। इसमें एक या कई समान प्रजातियां शामिल हो सकती हैं। इस प्रजाति के मेंढक का शरीर छोटा और दुबला होता है, जो कि लगभग 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। साथ ही साथ इसके शरीर के दोनों ओर विषम पार्श्व रेखाओं का एक युग्म दिखाई देता है। ऊर्जा दक्ष स्मार्ट स्क्रीन यानी एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट स्क्रीन्स, ये एकांतता को बनाए रखने और प्रकाश तथा ऊष्मा को नियंत्रित करके ऊर्जा संरक्षण एवं वातानुकूलन के भार को कम करने में भी सहायता प्रदान कर सकती हैं। इसे मूंगफली के फेंके हुए छिलकों से एक सेलुलोज आधारित स्मार्ट स्क्रीन से विकसित किया गया है। इसे नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र यानी सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज CENS बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। CENS विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी वगीर, ये मजगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में 5वीं पनडुब्बी है। इस श्रेणी की अन्य पनडुब्बियों में INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और INS वागशीर सम्मिलित है। पनडुब्बियों की कलवरी श्रेणी का डिजाइन फ्रांस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ पनडुब्बियों की स्कॉर्पिन श्रेणी पर आधारित है।
इन पनडुब्बियों में नौसैनिक युद्ध की एक विस्तृत श्रृंखला में संचालन की क्षमता विद्यमान है, जिसके अंतर्गत युद्धपोत रोधी और पनडुब्बी रोधी यानी एंटी सबमरीन अभियान, खुफिया जानकारी एकत्र करना एवं निगरानी करना और नौसेना के अन्वेषण अभियान शामिल हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।